नमस्कार दोस्तों, जिक्सना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली क्लास में बीए फर्स्ट ईयर की राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस का प्रथम पेपर के सेकंड नंबर चैप्टर की बात कर ली है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। यानी हमने पढ़ा था राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत के बारे में। दैविक सिद्धांत का आज हम पढ़ेंगे महत्व क्या होता है, दैविक सिद्धांत किस पर आधारित था और उसकी मान्यता क्या है, उसकी आलोचना क्या है, उसके बारे में हम आज इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। दैविक सिद्धांत का महत्व है। दैविक सिद्धांत का महत्व है। दैविक सिद्धांत का महत्व क्या है, यानी यह सिद्धांत कौन सा? दैविक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के लिए यह सिद्धांत राज्य के नैतिक आधार पर बल देकर लोक कल्याणकारी उद्देश्य को स्पष्ट करता है। दैविक सिद्धांत का महत्व पढ़ रहे हैं कि यह सिद्धांत राज्य के नैतिक यानी अच्छे आधार पर, यानी जो अच्छे कार्य होते हैं उसे नैतिक कार्य बोलते हैं, उसके आधार पर बल देकर उनके लोक कल्याण यानी जनता के कल्याण को जो उद्देश्य होता है उसको स्पष्ट करने का कार्य करता है। अराजकता और अव्यवस्था को समाप्त कर समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। यानी दैविक सिद्धांत अराजकता और अव्यवस्था, अराजकता यानी जिस देश में किसी शासक का शासन ना हो या वहां पर कोई मुख्य आदमी ना हो उसे अराजकता बोलते हैं। अव्यवस्था यानी कोई सुविधा ना हो, अव्यवस्था हो सकती है। यानी अराजकता और अव्यवस्था को समाप्त कर समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। दैविक सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जनता के मन में आज्ञा पालन अनुशासन की भावना को विकसित किया है। दैविक सिद्धांत ने जनता के मन में आज्ञा पालन एवं अनुशासन की भावना को विकसित करने का कार्य किया है। इस सिद्धांत ने यानी दैविक सिद्धांत ने राज्य के विकास में धर्म के प्रभाव को प्रतिपादित करने का कार्य किया है। ये दैविक सिद्धांत का क्या है? महत्व है। अब हम पढ़ेंगे दैविक सिद्धांत की मान्यता क्या थी, दैविक सिद्धांत की विशेषता क्या थी। राज्य की उत्पत्ति दैविक सिद्धांत यह बताता है, राज्य की उत्पत्ति दैविक सिद्धांत यह बताता है कि राज्य एक दैविक संस्था है, यानी राज्य एक ईश्वर द्वारा बनाई गई संस्था है, क्योंकि इसको स्वयं परमात्मा ने लोगों के लाभ के लिए बनाया है। किसको बनाया है? राज्य को बनाया है। किसने? ईश्वर ने। किस लिए? लोगों के लाभ के लिए बनाया गया है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता हो, किसी निश्चित स्थान पर कार्य करने का कार्य करता हो, यानी कोई व्यक्ति जो कार्य करता है उसे प्रतिनिधि बोलते हैं। राजा की आज्ञा का पालन करना, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का अर्थ होता है जनता। राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा के लिए अनिवार्य है, जरूरी है कि राजा की आज्ञा का कोई भी राजा नियम लेके आएगा, जनता उसका पालन करने का कार्य करेगी। यदि उल्लंघन करती है, उल्लंघन धार्मिक दृष्टि से क्या है? पाप है। राजा के नियम या राजा द्वारा जो भी आज्ञा है यदि जनता उसको नहीं मानती है तो वो क्या है? धार्मिक दृष्टि से पाप माना जाएगा। 4 नंबर यानी कि 3 नंबर, राजा किसी कानून के अधीन नहीं है। राजा किसी कानून के अधीन यानी गुलाम नहीं है। राजा कानून बनाता है। राजा क्या करता है? कानून का निर्माण करता है, न कि कानून राजा को बनाता है, न कि कानून राजा को बनाता है। राजा के शासन को जनता व कानून से श्रेष्ठ बताया है। दैविक सिद्धांत के अंदर यानी राज्य की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उसके अंदर यह बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति के अंदर यानी राजा के शासन को जनता व कानून से श्रेष्ठ बताया है। कानून से श्रेष्ठ बताया है।
अब हम बात करेंगे दैविक सिद्धांत की आलोचना क्या होती है, लोगों ने उसके बारे में बुरा भला क्यों कहा, यानी ऐसी क्या कमी रह गई, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यानी दैविक सिद्धांत की आलोचना। दैविक सिद्धांत की आलोचना। दैविक सिद्धांत की आलोचना यानी दैविक सिद्धांत की आलोचना क्या है। विद्वानों ने या राजनीतिज्ञों ने इस दैविक सिद्धांत को क्या माना है, अवैज्ञानिक माना है। क्या माना है, अवैज्ञानिक माना है। यह सिद्धांत अवैज्ञानिक है। दैविक सिद्धांत को राजनीतिज्ञों ने अवैज्ञानिक माना है। अवैज्ञानिक माना है। क्यों माना है? क्योंकि इस सिद्धांत के अंदर तर्क वितर्क वाली वो बात नहीं थी, या तर्कहीन बोल सकते हैं। ये जो सिद्धांत था वो क्या था, तर्कहीन सिद्धांत बताया जाता है कि दैविक सिद्धांत क्या है, तर्कहीन सिद्धांत है। इसलिए इसे अवैज्ञानिक सिद्धांत कहा गया है। ये एक बड़ी यानी इसकी आलोचना थी। यानी ये जो सिद्धांत है वो विश्वास पर आधारित है, न कि तर्क वितर्क पर आधारित है। यानी दैविक सिद्धांत क्या है, विश्वास पर आधारित। दैविक सिद्धांत किस पर आधारित है, विश्वास पर आधारित है, न कि किस पर आधारित है, न कि तर्क वितर्क पर, न कि तर्क वितर्क पर। यानी जो दैविक सिद्धांत है वो विश्वास पर आधारित है, यानी तर्क वितर्क पर आधारित नहीं है। इसलिए इसको तर्कहीन सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तर्कहीन सिद्धांत कहा जाता है। एक राजनीतिक क्या हुआ था, डार्विन ने इसके बारे में कहा है। डार्विन ने क्या कहा है कि विकासवादी सिद्धांत पर, विकासवादी सिद्धांत के आधार पर इस बात को सिद्ध कर दिया है। कौन सी बात को, कि दैविक सिद्धांत अवैज्ञानिक सिद्धांत है, तर्कहीन सिद्धांत है। यह सिद्धांत विश्वास पर आधारित है, न कि तर्क वितर्क पर आधारित है। डार्विन एक राजनीतिज्ञ है। उन्होंने विकासवादी सिद्धांत के आधार पर इस बात को सिद्ध कर दिया है, कि विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है। कि विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका निर्माण ईश्वर ने किया हो। जिसका निर्माण किसने किया हो, जिसका निर्माण ईश्वर ने किया हो। यानी डार्विन राजनीतिज्ञ ने इस बात को सिद्ध किया है विकासवादी सिद्धांत के आधार पर कि विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका निर्माण ईश्वर ने किया हो। यानी डार्विन कहता है कि सभी वस्तुएं हैं वो ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। सभी वस्तुएं ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। यानी डार्विन इस सिद्धांत को सिद्ध करता है कि ये जो सिद्धांत है वो अवैज्ञानिक सिद्धांत है, यानी तर्कहीन सिद्धांत कहा जा सकता है। डार्विन ने विकास आधारित सिद्धांत के आधार पर इस बात को सिद्ध किया है
कि विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका निर्माण ईश्वर ने किया हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका निर्माण किसने किया हो, ईश्वर ने किया हो। ये जो वस्तुएं हैं वो ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। ये जो हम आलोचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसकी आलोचना क्या होती है, ये सिद्धांत है वो क्या है, अलोकतांत्रिक है। ये दैविक सिद्धांत लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र या लोकतंत्र विरोधी सिद्धांत है। क्या है, सिद्धांत है। इसकी ये भी आलोचना थी, लोगों ने कहा कि ये जो सिद्धांत है वो जनता के हित के लिए नहीं है, जनता के विरोध में कार्य करने वाला सिद्धांत है। यानी ये इसके लिए लोकतंत्र विरोधी सिद्धांत बताया है। ये लोकतंत्र विरोधी सिद्धांत है, जनता के किसी भी अधिकार को नहीं मानता है, जनता के किसी भी अधिकार को नहीं मानता है, जनता के किसी भी अधिकार को नहीं मानता है, अधिकार को नहीं मानता है। यानी हम दैविक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति, दैविक सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके बारे में बताया गया है कि ये जो सिद्धांत है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि ये एक अवैज्ञानिक सिद्धांत है, लोकतंत्र विरोधी सिद्धांत है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं इसका विरोध किया गया है। दैविक सिद्धांत का रूढ़िवादी सिद्धांत का क्या करता है, समर्थन करता है। रूढ़िवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। दैविक सिद्धांत यानी राज्य की उत्पत्ति वाला दैविक सिद्धांत रूढ़िवादी विचारधारा या रूढ़िवादी सिद्धांत का क्या करता है, समर्थन करता है। राजा और राज्य परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। प्रजा को उसमें किसी भी प्रकार का सुधार करने का अधिकार नहीं है। प्रजा को उसमें किसी भी प्रकार का सुधार करने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत ने क्या किया है, यानी इन बातों से हम समझ सकते हैं कि इस सिद्धांत ने, दैविक सिद्धांत ने रूढ़िवादी सिद्धांत का क्या किया है, समर्थन किया है। समर्थन का बात जानते हो ना, उनकी बातों से सहमत होना, ठीक है। यह सिद्धांत धार्मिक सिद्धांत मात्र है। ये सिद्धांत है यानी दैविक सिद्धांत क्या है, धार्मिक सिद्धांत मात्र बताया जाता है। धार्मिक सिद्धांत मात्र बताया जाता है। यानी हमने पढ़ा दैविक सिद्धांत की आलोचना कि दैविक सिद्धांत के विरोध में लोगों ने किस प्रकार के विचार व्यक्त किए। लोगों ने बताया कि दैविक सिद्धांत एक तर्कहीन, अवैज्ञानिक, लोकतंत्र विरोधी यानी रूढ़िवादियों का समर्थन करने वाला सिद्धांत है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने राज्य की उत्पत्ति में दैविक सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में। यानी राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के अनुसार हुई है। कई विद्वान बताते हैं कि लोगों ने आपस में मिलकर अपने विचार विमर्श करके राज्य का उत्पादन या राज्य का निर्माण किया है।
17वीं व 18वीं शताब्दी के अंदर राजनीतिक दार्शनिकों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रचलित किया था। 17वीं व 18वीं शताब्दी में 17वीं व 18वीं शताब्दियों में राजनीतिक दार्शनिकों ने क्या किया था? सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रचलित किया था। सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रचलित किया था। इस सिद्धांत का उद्भव किस प्रकार से हुआ? इस सिद्धांत का उद्भव दैविक सिद्धांत के विरोध में हुआ था। इस सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत का उद्भव यानी सिद्धांत का विकास दैविक सिद्धांत के विरोध में किया गया। दैविक सिद्धांत के विरोध में किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बताइए। सामाजिक समझौता 17वीं व 18वीं शताब्दी में राजनीतिक दार्शनिकों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रचलित किया था और सामाजिक समझौता सिद्धांत का उद्भव दैविक सिद्धांत के विरोध में किया गया। इस सिद्धांत में राज्य का निर्माण, इस सिद्धांत के अंदर राज्य का निर्माण है। राज्य का निर्माण उसके सदस्यों की इच्छा पर आधारित है। उसके सदस्यों के इच्छा पर आधारित है। यानी राज्य का निर्माण है वो किस पर आधारित है? उनके राज्य के सदस्यों की इच्छा पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वरकृत संस्था नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वरकृत रचना नहीं है। यानी राज्य ईश्वरकृत रचना नहीं है, बल्कि क्या है? एक मानवकृत संस्था है। बल्कि यह एक मानवकृत संस्था है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है कि राज्य ईश्वर द्वारा बनाई गई कोई रचना नहीं है, बल्कि ये मानव द्वारा बनाया गया एक संस्था है। ठीक है। इस सिद्धांत में बताया जाता है कि राज्य प्राकृतिक न होकर क्या है? कृत्रिम है। कृत्रिम यानी इसका निर्माण किया गया, कृत्रिम है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है। मानव की इच्छा के समझौते का परिणाम है। मानव की इच्छा के समझौते का परिणाम है। मानव की इच्छा के समझौते का परिणाम है। राज्य की स्थापना से पूर्व मनुष्य का जीवन राजनीतिक दृष्टि से संगठित नहीं था। राज्य की स्थापना से पूर्व मनुष्य
राजनीतिक दृष्टि से संगठित नहीं था। यानी जब राज्य की स्थापना हो रही थी, जब राज्य का निर्माण किया जा रहा था, तो मनुष्य राजनीति के बारे में यानी तर्क वितर्क के बारे में नहीं जानता था। उसमें अनेक प्रकार की असुविधाएं थी, उसमें अनेक प्रकार की असुविधाएं थी। उन सुविधाओं से निजात पाने के लिए मनुष्य ने क्या किया? सामाजिक समझौता करके राज्य का निर्माण करना शुरू किया। मनुष्यों ने सामाजिक समझौता कर राज्य का निर्माण किया। हमने आज यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। राज्य की उत्पत्ति में मार्क्सवादी सिद्धांत के विचार। मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या होता है? यानी मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि सारा विकास विरोधियों के बीच संघर्ष के कारण हुआ है। यानी राज्य के अंदर जितना भी विकास हुआ है वो विरोधियों के कारण हुआ है। यह सिद्धांत कहता है कि सारा विकास विरोधियों के बीच संघर्ष के कारण होता है। संघर्ष के कारण होता है। उन कारणों से होता है जो आर्थिक है। उन कारणों से होता है जो क्या है? आर्थिक है। उत्पादन की नई पद्धति के संबंधों और अपने विकास की परिपक्वता अवस्था के उत्पादन की शक्ति के बीच संघर्ष का परिणाम है। उत्पादन की नई पद्धति, उत्पादन के संबंधों और विकास की परिपक्व अवस्था में उत्पादन की शक्ति के बीच संघर्ष का परिणाम है। मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? विकास विरोधियों के बीच जो संघर्ष चला है
उसकी वजह से राज्य का निर्माण हुआ है। जो कारण थे वो कारण थे आर्थिक, अपने आप को विकास करना, ठीक है। यानी उन कारणों से क्या हुआ है, राज्य का निर्माण हुआ है और उत्पादन की नई पद्धति यानी उत्पादन के संबंधों और विकास की परिपक्व अवस्था में उत्पादन की शक्ति के बीच संघर्ष का परिणाम क्या है, राज्य का निर्माण है। यानी जो परिणाम मिले हैं वो क्या हुआ है, राज्य का निर्माण किया है। यानी मार्क्स मानव सभ्यता और समाज को हमेशा से दो वर्गों में विभाजित करके रखता था। मार्क्स क्या करता था, मार्क्सवाद मानव सभ्यता और समाज को दो भागों में वर्गीकृत करता था, यानी दो भागों में बांटा था। कौन सा था दो भाग, यानी एक था शोषक और दूसरा था शोषित। एक था शोषक, दूसरा था शोषित। यानी मार्क्सवाद ने मानव सभ्यता और समाज को दो भागों में विभाजित किया है, एक तो शोषक है, दूसरा क्या है, शोषित। यानी मार्क्सवाद द्वारा माना जाता था कि जो साधन संपन्न लोग हैं उनका ही क्या है, हमेशा से संसाधनों पर अधिकार रहा है। उनका मानना था, मार्क्सवाद का क्या मानना था कि जो परिपूर्ण है या पूंजीवादी लोग हैं जिसमें कोई कमी ना हो, ठीक है, यानी साधन संपन्न लोग, साधन संपन्न लोग, साधन संपन्न लोग हमेशा से उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के संसाधनों पर अधिकार रखने की कोशिश की है, अधिकार रखने की कोशिश की है। मार्क्सवाद का मानना है कि यदि श्रमिक वर्ग है वो क्या करता है, श्रमिक वर्ग अपने आप को क्या बनाता है, शासक वर्ग बनाता है। शासक यानी शासन करने के लिए शासक वर्ग बनाता है। तो यानी वर्ग समाज के जो आधार है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। समाज का जो आधार है, समाज का आधार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समाज का आधार नष्ट हो जाएगा।